वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी के सामने मैं आया हूं अपने प्रोनाउन के सेशन के साथ, जिसमें कि जो कल की हमारी क्लास हुई उसमें मैंने आपको जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की शुरुआत कर दी। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में भी मैंने आपको जो सबसे पहला हमारा जो प्रोनाउन का काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, वो मैंने आपको क्लियर किया था, जिसमें कि दोस्तों कल मैंने आपको एक बढ़िया प्यारी सी टेबल बनवाई थी। आई होप आप सभी ने वो टेबल याद कर ली होगी। और भाई अगर अब तक याद नहीं करी तो उसे याद कर लेना, क्योंकि भाई प्रोनाउन उसके बिना अधूरा है। ठीक है ना भाई, तो उस टेबल को एक बार याद कर लेना। साथ ही साथ उस टेबल का एक बड़ा बेसिक सा प्लस इंपोर्टेंट पॉइंट था मेरा सब्जेक्टिव केस, जिसकी मैंने कल शुरुआत की थी, लेकिन वो कल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज भी मैं जो है सब्जेक्टिव केस पर ही बात करूंगा और उसी जो टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन साथ ही साथ भाई कल की वीडियो में देन और एज क्लियर कर दिए थे, लेकिन देन का एक पॉइंट कल मुझसे छूट गया जो मैं आपको नहीं बता पाया। इट्स मीन्स उस टाइम पे मेरे माइंड में वो पॉइंट क्लिक नहीं हुआ, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो छूट गया। तो पहले भाई देन के उसी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूटा पहले उसको कवर कराऊंगा, तब उससे आगे की बात आज मैं करूंगा। ठीक है जी, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको जो अपनी वीडियो की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। मतलब आज का जो हमारा सेशन है, क्लास है, उस पर मैं आपकी जो शुरुआत कर रहा हूँ। तो भाई अगर कोई बच्चा पहली दफा मेरे चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ठाक वीडियो लगे तो लाइक कर देना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। कल की जो मेरी क्लास हुई मैंने आपको उसमें एक बात बताई थी भाई, देन के बारे में मैंने आपको बताया था। और देन के बारे में मैंने आपको बताया था कि देन इज ऑलवेज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव केस। यही तो मैंने बात कही थी कि जो हमारा देन होता है इसके बाद में आने वाला जो प्रोनाउन होता है उसका हमेशा सब्जेक्टिव केस फॉलो होता है। फॉलो क्यों होता है इसकी भी मैंने आपको वजह बताई थी कि जो मेरा देन होता है इसकी मदद से मैं शो करता हूं कंपैरिजन को। ठीक है जी, इसकी मदद से मैं क्या शो करता हूं भाई, कंपैरिजन को। और कंपैरिजन के अंदर मैं क्या काम करता हूं, कंपेयर करने का काम करता हूं। और कंपेयर आप सभी जानते हैं, कंपेयर करने का मतलब होता है मेरा तुलना करना। और तुलना जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर की जाती है मेरे भाई, वो हमेशा तब की जाती है कि जिन दो चीजों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं उनकी जो नेचर है, मतलब उनकी जो प्रकृति है, वो नेचर भाई हमेशा आपकी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये बात मैंने आपको कल बताई थी। और मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं एक टीचर हूं तो मेरी तुलना एक टीचर से ही होनी चाहिए। तो ये तो सही नेचर की कंपैरिजन हुआ कि एक टीचर की टीचर से आपने जो कंपैरिजन करी। लेकिन मेरे भाई अगर एक टीचर की एक स्टूडेंट से आप कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन निहायत गलत होती है और ग्रामर उसको फॉलो नहीं करती। इट्स मीन्स उसको गलत मान लिया जाता है। तो भाई ये सारी बात मैंने कल बताई थी। इसी पे एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि मैं बोलूं कि यू आर स्ट्रोंगर देन आई या फिर मी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, ऑलरेडी कल बता चुका था। भाई ये कहता है यू आर स्ट्रोंगर देन आई या मी, कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। अब भाई आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बात किस किस की हो रही है भैया, यू की हो रही है और आपके आई की या मी की हो रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देन आ गया, तो देन की मदद से कर रहा हूं मैं कंपैरिजन। किस किस का भैया, यू का और आई का व मी का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जब कंपेयर कर रहा हूं तो जिन दो चीजों के बीच कंपेयर हो रहा है उनकी नेचर भाई कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ यू आ रहा है मेरा, तो ये जो मेरा यू है ये किस तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको तो आप इसको यूज कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। इट्स मीन्स आप इसके सब्जेक्टिव केस को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे भाई जब आपने यू का सब्जेक्टिव केस लिया तो आप जिससे तुलना करोगे वो भी इसके जैसा होना चाहिए। तो इट्स मीन्स जो आपका देन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट्स मीन्स जो आपका प्रोनाउन आ रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, उस ऑब्जेक्ट की नेचर भी भाई कैसी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाली नेचर होनी चाहिए। तो इट्स मीन्स मुझे यहाँ पे आई लेना पड़ेगा, कभी भी मैं मी नहीं ले सकता। समझ रहे हैं भाई, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यू जो अपने आप में सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। अब यू के साथ आप तुलना कर रहे हो, तो तुलना कर रहे हो आई से, तो भाई आई का भी तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। बात समझ में आई भाई, नहीं आई? अगर नहीं आई हो तो भाई पुरानी वीडियो देख लेना, कल वाली सब्जेक्टिव केस फर्स्ट करके डाल रखी है। ठीक है जी, अब मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, जो कि मैं आज का कंसेप्ट है, जो कि कल मेरा इसी पे छूटा था। तो उस बात को समझना भाई। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं कि सी loves you more than I या फिर me। भाई ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, इससे आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखो भाई कह रहा है सी लव्स यू, वह तुम्हें प्यार करती है मुझसे ज्यादा। ठीक है जी, अब इस स्थिति में क्या हो
कि जब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट हो वो डबल हो जाए। भाई यू भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और आई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस स्थिति में आकर के बच्चा फंस जाता है, और लाजमी भी है भाई फंसना। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भैया देन आ रहा है, जब देन आ रहा है तो इट्स मींस कंपैरिजन हो रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, कंपैरिजन होगा ही होगा, देन का काम ही कंपेयर करने का है। तो भाई देन आया, कंपैरिजन हुआ, अब कंपैरिजन हुआ तो यहाँ पे आई आए या मी आए। अब इसको भी देखी जाए, यहाँ तो आपको यू दिखाई दे रहा है। अब बात यू के रिगार्डिंग करूं या फिर मैं शी के रिगार्डिंग करूं, समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन फंसा देता है यहाँ से एग्जामिनर, और अच्छे अच्छे बच्चे मैंने इस पॉइंट में कंफ्यूज होते देखे हैं। और जो मोस्टली बुक्स हैं उसमें इस पॉइंट को या तो डिस्कस ही नहीं किया, और डिस्कस किया है इतना कंसाइज वे में किया है कि बच्चे को कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? मैंने खुद कई बुक्स को जो स्टडी किया है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये मुझे भी परेशान किया था, और मुझसे एक बच्चे ने क्लास में यहाँ से क्वेश्चन किया था, तो उस दौरान मैं उस बच्चे से टाइम मांग लिया था कि भाई कल आंसर दूंगा, क्योंकि गलत बताना मेरे बस की नहीं है। ठीक है, सीधा सा मेरा नियम है, मैं 2 दिन बाद बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा भाई सही। ठीक है ना? तो इस पे मैंने काफी एनालाइज किया, और बुक्स को भी फॉलो करने के बाद एक रिजल्ट पे मैं पहुंचा। उस रिजल्ट को भाई ध्यान से देखना। आप जानते हैं शी लव्स यू मोर देन आई, वह तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करती है। समझ रहे हैं भाई? हिंदी यही आ रही है कि वह तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करती है। एक बात बताना भाई, बात हो रही है शी की, तो शी तो प्यार करने वाली है, उससे तो तुलना आप कर नहीं रहे। पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, कभी नहीं भूलने के। बात हो रही शी की, मतलब प्यार कौन कर रही है? शी कर रही है, तो शी से तो तुलना हो नहीं रही। तुम कह रहे हो कि जो शी है वो तुम्हें ज्यादा प्यार करती है मुझसे, तो बात भाई मेरी और तुम्हारे बीच की हो रही है। समझ रहे हैं भाई? तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि तुलना तो एक यू के और इनके बीच में हुई ना, ये तो करने वाली बंदी है। समझ रहे हैं ना? तो इसका तो कोई मैटर रहा नहीं, ये तो बस सब्जेक्ट बना, अपने काम खत्म करके बात खत्म हो गई इसकी तो। लेकिन तुलना हुई भाई यू के बीच में और आई के, कि तुमसे ज्यादा मुझे करा उसने प्यार, तो भाई यू और आई के बीच कंपैरिजन हुआ। अब आप देख रहे हैं शी लव्स यू। अब भाई देखो, जो भी प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्टिव केस का होता है। जो भी प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है वो हमेशा कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव केस का होता है। अब आप जानते हो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो यहां पर जो यू आ रहा है ये भाई किस फॉर्म में आ रहा है? ये आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। इट्स मींस ऑब्जेक्टिव केस में आपका यूज हो रहा है। समझ रहे हैं भाई? किस फॉर्म में यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है। अब आपने देखा भाई यहाँ देन आ गया, तो देन के बाद जो मेरा प्रोनाउन आएगा वो डिपेंड किस पे करता है? जिसके साथ उसकी जो कंपैरिजन हो रही है उस पर डिपेंड करता है। अब भाई आपने देखा यू के साथ कंपैरिजन हो रही है, यू आ रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो जो देन के बाद आने वाला मेरा प्रोनाउन है वो भी कैसा होना चाहिए भैया? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो मेरा इस सेंटेंस में क्या आएगा? मी आएगा। तो भाई रट मत लेना कंसेप्ट को कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, वो डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर। अगर डबल ऑब्जेक्टिव केस की कंडीशन फंसा दी, या फिर एक सेंटेंस के अंदर आपको डबल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, फिर भाई ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं साफ साफ बता चुका, उस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ तो कंपेरिजन का कोई लेना देना ही नहीं हुआ। जब कंपैरिजन का लेना देना नहीं है तो मुझे तो बात उन 2 चीजों के बीच में कर रही है ना जिनमें कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको याद रखना है, अगर एक सेंटेंस के अंदर डबल ऑब्जेक्ट आपके आ रहे हैं तो उस कंडीशन में भाई देन के बाद आने वाले प्रोनाउन का जो केस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। आ गई मेरे भाई बात समझ में? नहीं आई सभी को? अगर बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई हो तो भाई कमेंट कर देना। मैं आपको फिर से जो नेक्स्ट वीडियो कल बताऊंगा उसमें फिर इसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा और एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आई होगी। इजी पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, फिर से सुनो। अगर आपका कोई भी नॉर्मल सेंटेंस है, देन के बाद कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो हमेशा कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन अगर मेरे भाई एक ही सेंटेंस के अंदर आपके डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो देन के बाद आने वाला प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको फॉलो करना है। बात क्लियर हो गई भाई? देन की कहानी क्लियर, देन की कहानी क्लियर हो गई, एज की कहानी क्लियर हो गई। अब मैं आपको थर्ड इसी की जो आपका सब्जेक्टिव केस है उसी के थर्ड पॉइंट पे लेकर के चल रहा हूं। और भाई ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, इसको नॉमिनेटिव केस भी बोल देते हैं। तो परेशान मत हो जाना कभी एग्जामिनर बोले कि इसका नॉमिनेटिव केस क्या है या नॉमिनेटिव यूज क्या होता है। तो सब्जेक्टिव यूज या सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो ये परेशान नहीं होना, मैंने लिखा नहीं था कल पॉइंट। चलो अब मैं आपको इसी पे और बढ़िया से कंसेप्ट देता हूं, और दमदार कंसेप्ट। ठीक है? और भाई देखो, जो मेरा भाई या फिर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। इन क्लासेस को लेने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, जो भी आपका वनडे एग्जाम है, सभी एग्जाम्स में ये जो कंसेप्ट है आपका यूजफुल है।
ठीक है, मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा कि एनडीए का पढ़ा रहा हूँ, एयरफोर्स का पढ़ा रहा हूँ, नेवी का पढ़ा रहा हूँ। मैं तो ओवरऑल हर एक एग्जाम को देखते हुए चल रहा हूँ। इवन इफ मेंस तक मैं इस कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ। मतलब जो भी आपका चैप्टर करवाऊंगा बिल्कुल डिटेल में प्लस डेप्थ में ले जाकर के आपको कराऊंगा और उसके उस टॉप लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा जहां तक मैक्सिमम पॉसिबल है किसी भी एग्जाम में आने के लिए। ठीक है भाई, तो बिल्कुल परेशान मत हो ना, टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहो, बस मन लगा के। ठीक है जी, तो देखो 2 कंसेप्ट पढ़ा दिया, आज तीसरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सब्जेक्टिव केस का, और आज पढ़ाऊंगा भाई तुम्हें मैं इट। ठीक है जी, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इट पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली बात, इट का यूज मैंने एक दिन आपको और पढ़ाया था, जिस दिन नाउन पढ़ा रहा था, तो नाउन एंड जेंडर के दौरान मैंने आपको थोड़ा इट बताया था। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि अगर कोई बेबी की बात हो रही है, इन्फेंट की बात हो रही है, चाइल्ड की बात हो रही है, तो उसके लिए मेरे भाई प्रोनाउन जो यूज होता है वो इट होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि जब जब आपको बेबी, चाइल्ड या इन्फेंट का जेंडर ना पता हो, बेबी के बारे में ना पता हो कि लड़का है या लड़की है, तो भाई इट का यूज होता है। तो ये तो हो गया मेरा अलग प्रोनाउन का यूज। लेकिन मैं इसको सब्जेक्टिव केस वाली कंडीशन सिखाना चाहता हूं जो फिलहाल अब चल रही है पर्सनल प्रोनाउन पे। हालांकि एक वीडियो और भी आएगी जिसमें केवल इट पर ही बात करूंगा कि इट का यूज कहां होता है। जैसे कि इट का यूज एनिमल्स के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, सीजन के लिए होता है और आपके फेस्टिवल्स के लिए होता है, वो अलग चीज है, उसमें मैं एक वीडियो अलग ला लूंगा। लेकिन फिलहाल सब्जेक्टिव केस पे सीख लो भाई। देखो, इट की कहानी थोड़ी सी पेचीदा होने वाली है, 2 मिनट के लिए कुछ मत लिखना, ठीक है ना। जब तक मैं ना कहूं कि नोट डाउन मत करो वीडियो रोक के, तब तक भाई बिल्कुल कॉपी बंद कर दो 2 मिनट के लिए मेरे लिए, ठीक है ना, अगर आप इस पॉइंट को सीखना चाहते हैं तो। देखो भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, ठीक है जी, कहने का मतलब नॉर्मल सा है कि आपको कोई भी सेंटेंस है और उसकी शुरुआत किससे हो रही है भाई, इट से हो रही है, ठीक है जी। तो वो जो आपका सेंटेंस है, अगर उसकी शुरुआत आपकी इट से हो गई, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा पॉइंट, और इट के बाद आपको देखने को मिल जाए मेरे भाई बी। इट के बाद आपको क्या देखने को मिल जाए, बी। और इस बी के बाद में आपका आ रहा हो मेरे भाई कोई भी प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद में आ रहा हो आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, सेंटेंस के अंदर हुआ गया हो, आपका विच आ गया हो, या फिर आपका दैट आ गया हो। और फिर इसके बाद चाहे सेंटेंस में कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा उल्लू यहां तक सीधा हो जाता है, ठीक है जी। तो पॉइंट समझिए, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस है आपकी, उसकी शुरुआत आपकी इट से हुई हो, इट के जस्ट बाद में आपका बी आ गया हो, और इस बी के बाद में कोई प्रोनाउन आया हो, प्रोनाउन का मतलब आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आया हो, और फिर आपको हु, विच या दैट में से कोई भी वर्ड लिखा मिल जाए, और उसके बाद चाहे सेंटेंस में कुछ भी हो। तो मैं एक बोलना चाहूंगा कि ये जो भाई प्रोनाउन होगा ना, ये वाला जो आपका प्रोनाउन रहेगा, ये हमेशा आपका आएगा सब्जेक्टिव केस। ये आपका हमेशा कौन सा केस आएगा भाई, सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन इस पूरे सब्जेक्टिव केस की कहानी से पहले एक बात समझो, जो मैंने बी लिख दिया ना, ये आपको परेशान कर रहा होगा कि जी आज तक कोई ऐसा सेंटेंस नहीं देखा जिसमें इट बी लगा, डायरेक्ट बी लग रहा हो, ठीक है ना भाई। हालांकि एक्टिव पैसिव में देखने को मिल जाती है, लेकिन वहां भी एक ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि जहां डायरेक्ट बी लगा मिले, ठीक है ना। तो वो अलग आपका कंडीशनल में बात जो चली जाती है। तो बी की कहानी को समझना भाई, ये जो बी है ना, बी अपने आप में वर्ब की फॉर्म है। इस बी को समझना, वर्ब चैप्टर में और डिटेल में जाऊंगा, पर अभी से सीख के चलो। ये जो मेरा बी होता है, ये वर्ब की एक फॉर्म होती है, और इसकी 3 फॉर्म होती है भाई। इसकी अपनी नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म भी होती है, इसी की अपनी सेकंड फॉर्म भी होती है, और भाई इसकी अपनी जो है अलग थर्ड फॉर्म भी होती है, ठीक है जी। अब इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके अंदर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के चलते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आता है इसका इज, आर या फिर एम। सेकंड फॉर्म में मेरे भाई आता है इसमें वॉज या फिर आपका वर, और जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है उसमें आप लेकर के चलते हैं इसके बीन को, ठीक है जी। बात को समझना एक बार फिर से, ये जो आपकी वर्ड बी है ना, ये वर्ड बी अपने आप में एक वर्ब की फॉर्म है। वर्ड बी अपने आप में क्या है भाई, एक वर्ब की फॉर्म है। वर्ब की फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे कि मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, बिल्कुल ऐसे ही बी की भी अपनी 3 फॉर्म होती है, और ये तीनों फॉर्म अपने आप में अलग अलग होती है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर मैं इज़ार एम को काउंट करता हूँ, सेकंड फॉर्म के अंदर मैं वाज़वर को काउंट करता हूँ, और थर्ड फॉर्म के अंदर मैं बीन को काउंट कर लेता हूँ जी, ठीक है। तो ये मेरी वर्ब हो गई। तो आप ध्यान दें कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर इट आ जाए, इट के तुरंत बाद इज़ार एम, वाज़वर या बीन लिखा मिले, हालांकि अगर बारीकी से सोचूं तो भाई इट मेरा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में केवल इज आ सकता है या फिर आपका वाज आ सकता है, बीन की तो कोई मतलब नहीं उठता, आरएम या फिर वर आ नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे यहां से एक बात पता चली कि अगर इट आ गया सेंटेंस की शुरुआत में और इट के जस्ट बाद में इज या फिर वाज लिखा मिला,
और उसके तुरंत बाद में मेरा कोई आ रहा है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद में आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब हु विच दैट। ये जो हु विच दैट होते हैं ना भाई, इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इनको एक एक को पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के अभी, ठीक है, ऐसी बात नहीं, इनको मैं ऐसी छोड़ूंगा, इनमें एक एक प्रोनाउन को लेकर चलूंगा। इन्हें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये पूरा अपने आप में काइंड है रिलेटिव प्रोनाउन, और काफी इंपॉर्टेंट भी है कि कहाँ हु लगता है, कहाँ विच लगता है, कहाँ दैट लगता है, वो सब बताऊंगा। फिलहाल आप बस इस चीज को थोड़े से समय के लिए रट सी लो कि अगर इट आ गया, इट के बाद बी की फॉर्म आ गई, बी की फॉर्म का मतलब क्या, इज आ गया या वॉज आ गया, और इसके तुरंत बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, और इस प्रोनाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो भैया ये जो मेरा प्रोनाउन है, ये जो मेरा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन भाई कौन से केस का आएगा, सब्जेक्टिव केस का आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो मेरे सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन होते हैं हमेशा वही आ सकते हैं ऐसी स्थिति में। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के या कोई अनदर केस यहाँ फॉलो करवा दूंगा तो सेंटेंस भैया गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? एग्जाम्पल से समझो। अभी तो सब कुछ आपको हवा हवाई लग रहा होगा कि कह क्या रहे हो और करवा क्या रहे हो, ठीक है भाई, एग्जाम्पल से समझो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बड़ा सीधा सा। मैंने बोला इट इज मी, इट इज मी हु हेल्प्स यू एवरी टाइम। अभी भाई इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा क्यों आ रहा है सब्जेक्टिव केस। रटना तो मेरी क्लास में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, इस बात को समझना। मैंने बोला इट इज मी हु हेल्प्स यू एवरी टाइम। आप देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है मेरी, नहीं हो रही भाई। शुरुआत इट से हुई, इट के बाद बी मतलब इज आ गया तो बी की फॉर्म आ रही है तो भाई बी आ गया, फिर मी आ गया मतलब एक प्रोनाउन आ गया भाई, ठीक है जी, और फिर आ गया मेरा हु, मतलब हु मेरा रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। अब इससे आगे क्या कहानी चल रही है इस पे फिलहाल आप गौर मत दो, क्योंकि हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखना ज्यादा अच्छा होता है। अगर एक ही दिन सारी चीजें सीखने की कोशिश करें तो दिमाग के जो फ्यूज है वो उड़ जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो आपने देख लिया भाई स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। तो मेरी स्ट्रक्चर ये कहती है कि मेरे भाई ये जो मेरा प्रोनाउन है ये कैसा आएगा, सब्जेक्टिव केस। जबकि मैंने यहां लगा रखा है मी, तो मी मेरा कैसा है, गलत है। यहाँ पे भाई क्या आएगा मेरा, आई आएगा, ठीक है जी। अब यहां आई क्यों आया, ये बात है सीखनी जरूरी। ध्यान देना, इस सेंटेंस की हिंदी क्या निकलती है जो मैंने लिखा कि इट इज आई हु हेल्प्स यू एवरी टाइम। वह मैं था, ये क्या बोल रहा है, वह मैं था जो तुम्हारी हमेशा मदद करता था। समझ रहे हैं क्या बोला उसने, वह मैं था जो तुम्हारी हमेशा मदद करता था। इट्स मीन्स आप अपने आप पर जोर दे रहे हैं। आप अपने आप पे क्या दे रहे हैं मेरे भाई, जोर दे रहे हैं। तो जब जब आप किसी भी सेंटेंस के अंदर जो डूअर है, इट्स मीन्स सब्जेक्ट है, अगर आप उसको पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, पार्टिकुलराइज का मतलब होता है मेरे भाई उस पर विशेष जोर दे रहे हैं या फिर उसी के बारे में अलग से बात कर रहे हैं। तो अगर आप उसे पार्टिकुलराइज कर रहे हैं तो वो विशेष हो जाता है, थोड़ा सा पार्टिकुलर हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो उस अलग को दिखाने के लिए भाई हमेशा सब्जेक्टिव केस फॉलो होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सब्जेक्टिव केस डोमिनेंट होता है आपके सारे केसेस में। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो यहां पर अपने आप पे जोर देने के लिए आपको अपने आप को स्पेशल दिखाना पड़ेगा। स्पेशल भाई कैसे दिखाओगे, सब्जेक्ट के माध्यम से। समझ रहे हैं ना भाई। ऐसे मानो कि आपको अपने घर में अपनी इज्जत दिखानी है, तो इज्जत कब दिखाओगे, जब आप मालिक बनोगे। इज्जत दिखाने के लिए नौकर थोड़ी बनोगे कि मैं इस घर का नौकर हूं, मेरी बहुत इज्जत है, हो ही नहीं सकता भाई। समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहाँ प्रोनाउन में आती है। आप अपने आप पे जोर दे रहे हैं या फिर उस प्रोनाउन पे जोर दे रहे हैं, तो वहां पर जोर देने के लिए, उस पॉइंट को दिखाने के लिए आप हमेशा सब्जेक्टिव केस लेकर के आते हैं। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? और एग्जाम्पल लो और थोड़ा सा मजा आएगा आपको। मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई। मैंने बोला इट वॉज हर, इट वॉज हर। भाई इसको साफ कर रहा हूं, यहां आई आएगा, ठीक है। इट वॉज हर हु कॉल्स मी एवरी नाइट। ठीक है जी। मैंने ये एग्जांपल आपके सामने लिया कि इट वॉज हर हु कॉल्स मी एवरी नाइट, कि ये वही है, ये वही है या फिर ये वही है जो मुझे हर रात कॉल करती थी। समझ रहे हैं भाई। आप किसी लड़की की बात कर रहे हो और उस लड़की पर जोड़ दे रहे हैं कि ये वही है जो मुझे हर रात कॉल करती थी। समझ रहे हैं भाई। तो पहली बात, स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, इस चीज को चेक करो। शुरुआत इट से हुई भाई, वाज आ गया तो वाज मतलब बी आ गया। अब हर आ गया, इसका मतलब भैया आपका प्रोनाउन आ गया। दूसरी बात, यहाँ हु आ गया मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। तो भाई स्ट्रक्चर लग गई ना इट वाली। स्ट्रक्चर क्या कहती है कि शुरुआत इट से हो, फिर बी हो, फिर प्रोनाउन हो, फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो। यही तो 4 शब्द बोलने हैं भाई। तो आपने देखा इट के साथ वाज हर आया।
अब आपको पता है कि ये जो मेरा प्रोनाउन होता है ये कौन से केस होता है भाई, सब्जेक्टिव केस का होता है। मैं यहां लगा रहा हूं हर। अब हर आप सभी जानते हैं शी का ऑब्जेक्ट होता है, अगर टेबल याद होगी तो भाई समझ गए होगे। तो ये मेरा क्या कर रहा है, शी का ऑब्जेक्ट ला रहा है, जबकि चाहिए क्या भाई, मुझे सब्जेक्ट चाहिए। तो जब सब्जेक्ट चाहिए तो हर का क्या काम यहाँ पर, तो यहाँ भाई मेरे क्या लाना पड़ेगा आपको, इट वाज शी आएगा। समझ रहे हो, इट वाज शी मेरा सही है, जो हर है ये गलत है। आई बात समझ में नहीं आई सभी को? पॉइंट क्लियर हुआ भाई? नहीं हुआ? आई होप सभी को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार इसी वीडियो को दोबारा देख लो 5 मिनट बैक करके। अब अपनी कॉपी कर लो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके 1 सेकंड के लिए पॉज करो, मैं साइड हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है जी, वीडियो पॉज कर ली होगी, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। तो यहां तक तो मेरे भाई कोई दिक्कत आई नहीं होगी आपको। और साथ ही साथ अब आपका सब्जेक्टिव केस खत्म हो गया। समझ रहे हैं, अब आपके सब्जेक्टिव केस में कुछ नहीं बचता। इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं ला सकता। हाँ, नेक्स्ट केसेस हैं, उनसे क्वेश्चन अब बनने के चांसेस हैं। तो भाई सब्जेक्टिव केस खत्म कर दिया। अब थोड़ी सी बात और समझो सब्जेक्टिव केस से अलग, जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसी केस में अब मैं आपको वर्ब सिखाना चाहता हूं मात्र 5 मिनट के लिए, ठीक है भाई। सब्जेक्टिव केस खत्म हो गया, अब मैं प्रोनाउन की बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी वर्ब की बात करना चाहता हूं मैं आपके साथ। देखो भाई, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा दूं जो मैंने आपके सामने लिखी, तो भाई आप सभी जानते हैं कि इसके बाद आपकी जो आएगी भाई वर्ब आएगी। इस स्ट्रक्चर में इससे आगे क्या आएगी मेरे भाई, वर्ब आपकी आएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्ब है इसकी कहानी क्या बने, इसे कैसे लें कैसे ना लें। तो मेरे भाई ध्यान से बात समझना कि ये जो मेरी वर्ब है ना, ये डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पे। इसकी पूरी कहानी देता हूं, ध्यान से देखते चलना। ये डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पर, ठीक है मेरे भाई। ये किस पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पर। अब ये वर्ड मैंने एंटीसीडेंट लिख दिया, ये शब्द ही आपको परेशान कर गया होगा। तो इस शब्द को समझो, ये सब्जेक्टिव केस हटा रहा हूं, आपको पता चल गया, ठीक है जी भाई। इसको हटा देते हैं, बिना मतलब कोई मजेदारी नहीं इसको रखने में। देखो भाई, एंटीसीडेंट जो होता है ना, इस एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है कि पहले वाला पद, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या, पूर्व पद पर। तो जो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड कर, लेकिन एंटीसीडेंट किसका, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। वर्ब किस पर डिपेंड करेगी मेरे भाई, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन पर यहां पर वर्ब डिपेंड करेगी। इट्स मींस जो मेरे भाई यहाँ वर्ब आएगी ना, वो डिपेंड करेगी इसके एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट पर किसके, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट। ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का पद। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का पद क्या है, ये कई बार एग्जामिनर समझ रहे हैं भाई। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। कहने का मतलब क्या है भाई, और आसान शब्दों में इसके ऊपर वर्ब कि अगर आपका जो ये वाला प्रोनाउन है, ये मेरे भाई आपका सिंगुलर है। प्रोनाउन क्या, यहाँ पर नाउन भी आ सकता है, परेशान मत हो जाना, यहाँ नाउन भी हो सकता है। कई बार एग्जामिनर नाउन दे देता है, तो आप ध्यान देना कि यहाँ का जो मेरा प्रोनाउन है या फिर ये जो मेरा नाउन है, ठीक है, इसके ऊपर वर्ब मेरी वो डिपेंड करेगी कि अगर भैया ये सिंगुलर है तो इसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी, इसके साथ में जो आने वाली वर्ब होगी वो भी मेरे भाई कैसी रहेगी, आपकी सिंगुलर रहेगी। और अगर मेरे भाई ये आपका नाउन या फिर ये आपका प्रोनाउन, मतलब एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों मेरी क्या चीज है मेरे भाई, ये है मेरे एंटीसीडेंट। किसके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के। क्योंकि आप हर एक उस चीज को एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि नाउन और प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है, बी है, बी का एंटीसीडेंट क्या है, इट है। तो हर एक वो पद, हर एक वो टर्म जो एक टर्म से पहले आ रही है, वो एंटीसीडेंट है हर एक चीज की, ठीक है भाई। तो परेशान मत होना, मैं कह दूं वर्ब का एंटीसीडेंट क्या है, तो भाई ये है, ठीक है। तो इस तरीके से बात समझना। तो अगर मेरे भाई ये जो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट है, अगर ये मेरे हो गए प्लूरल, तो जो मेरी वर्ब है ये भी मेरे भाई कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ठीक है भाई। क्यों सिंगुलर प्लूरल हो रही है, इस बात को समझो। क्योंकि ग्रामर का एक नियम है, रामबाण नियम, और वो ये कहता है ईच सिंगुलर सब्जेक्ट होल्ड्स सिंगुलर वर्ब एंड ईच प्लूरल सब्जेक्ट होल्ड्स प्लूरल वर्ब। इट्स मींस हर एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को होल्ड करेगा और हर एक प्लूरल सब्जेक्ट आपका प्लूरल वर्ब को होल्ड करेगा। समझ गए बात को। तो आप देख रहे हो ये मेरा सिंगुलर हो गया तो भैया वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी मेरी प्लूरल।
समझ रहे हैं भला कैसे? देखो एग्जाम्पल ऐसा दूंगा, एक ही एग्जाम्पल दिल खुश कर देगा। मैंने बोला इट इज आई हु इज आर या एम टू बी ब्लेम्ड। ठीक है जी भाई, एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा दूर तक लिख दिया हूं। देखो भाई, कह रहे इट इज आई हु इज आर एम टू बी ब्लेम्ड, कि वो मैं ही था जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए या जो ब्लेम होना चाहिए। तो आपने देखा मेरे भाई इट इज आर आई आ गया भाई। अब आपने देखा हु आया, रिलेटिव प्रोनाउन आया। अब रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब मैंने लगाई है। ठीक है जी। तो अब भाई देखो, रिलेटिव प्रोनाउन का तो कुछ सिंगुलर प्लूरल का अपना नेचर है नहीं, इसका तो कोई नेचर नहीं, तो वर्ब की इसके हिसाब से तो आ नहीं सकती। तो वर्ब किस पे आएगी? इसके एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या है मेरा? आई। तो आई के साथ भाई क्या आता है? एम आता है। तो यहां भैया क्या आएगा मेरा? एम आएगा। समझ रहे हैं? डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा होगा कुछ बच्चों को, तो ये मैं अपनी ईमानदारी से बताऊं, उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा सेंटेंस क्या कह दिया कि इट इज आई हु एम टू ब्लेम। समझ रहे हैं भाई? लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली 100% सही है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट समझना है आपको, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, धीरे धीरे हर एक चीज समझेंगे। ठीक है भाई, चलो और एग्जांपल देता हूं भाई, और एक इजी एग्जांपल दो जिसमें नाउन देता हूं। ये तो प्रोनाउन मैंने दिया था, मैंने बोला इट वाज बॉयज। देखो दिमाग पे जोर देना, यहाँ इट था भाई, तो इट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी मैं कैसी लगा रहा हूँ? सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूँ। लग रहा है ना ये वाला रूल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। यहाँ पे इट आया तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूँ। समझ रहे हैं ना भाई? तो थोड़ा थोड़ी चीजों को छोटे छोटे माइनर पॉइंट नोटिस करो, इंग्लिश आ जाएगी आपको। मैंने बोला इट वाज बॉयज हु हैज या हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है भाई, मैंने बोला वो लड़के थे जिन्होंने अपना काम, वो लड़के ही थे जो अपना काम पूरा कर चुके हैं। ठीक है भाई, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया। अब आप फिर से देख पा रहे होगे भैया कि सेंटेंस में इट से शुरुआत हुई, वाज आया, बॉयज आया, और भैया हु आ गया, हु के बाद में आ गई वर्ब। अब भाई ये जो वर्ब है ये कैसे यूज हो, ये वर्ब कैसे यूज हो? तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट क्या है मेरा? बॉयज। अब ये है बॉयज, इसका मतलब कैसा है भैया? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो भैया क्या आएगा? हैव आपका आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? पूरे पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करते चलो। ठीक है, और यहां पर जरूरी नहीं है जो मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया है कि उसमें इट और बी वाली स्ट्रक्चर भी लग रही हो। यहां कुछ भी आपका आ सकता है, लेकिन आप याद रखोगे अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी आ रहा है सेंटेंस के अंदर और उसके बाद में अगर कहीं वर्ब आ रही है, तो वो जो वर्ब डिपेंड करेगी वो एंटीसीडेंट पर करेगी रिलेटिव प्रोनाउन के। कैसे करेगी कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी मेरे भाई प्लूरल आएगी। बात समझ में आ रही है सभी को? नहीं आ रही? आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो जी, अगर ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छी बात है। ना आई हो, परेशान मत होना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर चलेगा प्रोनाउन खत्म होते ही। ठीक है जी, साथ ही साथ आपके वोकैब सेशन भी लाऊंगा। और काफी दिनों से, लगभग 3-4 दिन से वोकैब्स की वीडियो नहीं आई, परेशान मत होना। एक बारी प्रोनाउन थोड़ा सा कवर हो जाए, फिर लगातार 2-3 दिन वोकैब्स पढ़ाऊंगा, एंटोनियम साइनोनियम। ठीक है जी, चलो तो भाई आज सब्जेक्टिव केस खत्म हो गया। कल की वीडियो जो रहेगी, कल की जो क्लास होगी उसमें ऑब्जेक्टिव केस हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो तो आज की क्लास अपनी इतनी ही। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।